हरे कृष्णा। तो आज कुछ हम वेदों से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक राय सर उनका धन्यवाद दूंगा और सभी फैकल्टीज़ का जो उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपना बहुत ही व्यस्त समय में से आप यहाँ पर आए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स को भी थैंक्स जो यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए। और मैं प्रयास करूँगा कि कुछ जो मैंने वेदों से भगवत गीता से सीखा है वो आपको कुछ बता पाऊँ। और ये आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जो WHO है उसने हेल्थ की डेफिनेशन बताई है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, वो एक कंप्लीट हेल्थ है। तो आजकल के समय में बहुत अधिक मेंटल लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ साथ में वो छोड़ रहे हैं, है ना। अगर हम पहले का डेटास देखते हैं और अभी हम देखें तो लोगों के जैसे अमेरिका में हर छठे व्यक्ति को एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, हर छठा व्यक्ति ऐसा है। और हर साइकेट्रिक को हर तीसरे साइकेट्रिक डॉक्टर को एक दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो जैसे कि पहले कहा जाता था कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, है ना। तो आजकल जो पैराडाइम है पूरा चेंज हो गया है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, है ना। तो कैसा भी कैरेक्टर हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, और हमारे पास लाइफ को जो हमने गोल सेट किए हैं वो अचीव करना है, लेकिन कैरेक्टर के बिना। तो जब हम वो गोल अचीव करने जाते हैं या गोल परस्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फिर हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, है ना। और मनी इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, है ना। तो पूरा जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है। तो हमारे वेदों में और क्या क्या बताया गया है, क्योंकि वेदों में शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना। अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुआ और हमने सभी कुछ सीख लिया तो वो सीखने का अल्टीमेटली कोई उसका प्रयोजन नहीं है, अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो कैरेक्टर विथ कॉम्पिटेंस, है ना। और जो कैरेक्टर कैसे आएगा उसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में भगवत गीता में डिटेल में बताया गया है। तो उसका हम कुछ छोटा सा कुछ पार्ट आज हम देखेंगे। तो ये जो टीचिंग्स हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनसे इंस्पायर्ड है। ओके, नेक्स्ट। तो आजकल हम देखते हैं कि जो भी वेस्टर्न है, जो भी यूरोप से आया है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, और जो भी इंडियन कल्चर है वो पिछड़ा है ना। जो भी इंडियन पहनावा है, जो इंडियन खाना है ना, जो बोलने का तरीका है या लिविंग स्टाइल है, वो सब पिछड़े लोगों के लिए है। और जो भी वेस्ट कर रहा है वो प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, वो एडवांस लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजी है, ये विचारधारा है, कहीं ना कहीं हम सबके मन में है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वेस्ट जहाँ पहुँच गया है वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। जो मटेरियलिज्म है, मटेरियल एडवांसमेंट है, उसकी पीक पर अमेरिका पहुँच चुका है ना। और इंडिया जहाँ है उससे अभी 30 या 40 साल पीछे है, और इंडिया जब तक अमेरिका तक वहाँ पहुँचेगा तब तक अमेरिका और आगे पहुँच चुका होगा। तो अमेरिका में करीब 40 साल पहले एक हिप्पी कल्चर आया था, है ना। उसमें आप जैसी यूथ थे जो 20-25 ऐसी इसी एज के रहे होंगे, और वहाँ पर अच्छे परिवार से थे, अपने समृद्ध परिवार से थे, और एजुकेशन का, मनी का, जॉब का किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत परेशान थे।
और उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी या अमेरिकन पूरी सोसाइटी है उसको बाइकआउट कर दिया, उसको छोड़ दिया। और वो जो हिप्पी थे वो अमेरिका की सिटीज़ की रोड में रहते हैं, है ना, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सब कार्य थे खुलेआम होने लगे, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर अमेरिका मटेरियलिज्म की पीक पे पहुँच गया है, वहाँ की जो यंग जनरेशन है उनकी क्या स्थिति हो गई, है ना। यंग जनरेशन क्या है, जो आगे चल के देश का भविष्य बनाने वाले, जो फाउंडेशन है, जो आज यूथ्स हैं वो आगे चल के लोगों को गाइड करने वाले, लीडर्स बनने वाले हैं। लेकिन यूथ्स की कंडीशन क्या है कि वो हिप्पीज बन रहे हैं, है ना। हिप्पी मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन जिसका कोई यूज नहीं है, जो गवर्नमेंट के ऊपर एक क्या है, एक बर्डन है। गवर्नमेंट का बहुत सारे जो रिसोर्सेस है वो लेती जा रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम जो नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, नॉलेज तो हम लेते जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, 5G आ गया है, धीरे धीरे 10G आ जाएगा, है ना। बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। पहले लोगों को किसी से बात करना होता था तो लेटर्स लिखते थे या ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स होते थे, अभी तो हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हैं, है ना। जैसे फैमिलीज़ हैं तो फैमिलीज़ में आपस में एक फैमिली साथ में हो, ऐसे बहुत धीरे धीरे रेयर हो गया है ना। और लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो रही है ना। अभी कुछ समय पहले एक केस आया था कि 18 ईयर बॉय, उसका हार्ट अटैक से डेथ हो गई, 18 ईयर, है ना। और हम देखते हैं कि लोगों की मोरल वैल्यूज़, जो जो बड़े सिटीज़ हैं वो रहने के लिए बहुत अनसेफ हो गए हैं। आप रात में 11 बजे 12 बजे वहाँ जा नहीं सकते हैं कि कोई भी वहाँ पर मर्डर हो सकता है, रेप की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्या क्या है? एक तरफ तो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सोशल, पर्सनल, नेशनल, इंटरनेशनल ये प्रॉब्लम्स आ रही। इसका रूट कॉज क्या है कि पहले के समय में जो नॉलेज थी केवल नॉलेज गेन करने के लिए नहीं दी जाती थी। जैसे कि आपके कॉलेज में एक आर्किटेक्ट ब्रांच होगी, है ना। तो आर्किटेक्ट में वहाँ पर पूरा डिज़ाइन और सब कुछ वो सिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग है, जैसे सपोज ये बिल्डिंग है, उसका एक डिज़ाइन किया गया, है ना। और उस डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह से स्पेस यूटिलाइजेशन, उसका एयर और मेंटल सेटिस्फेक्शन सब कुछ चेक करके एक बिल्डिंग तैयार की गई, है ना। लेकिन जब बिल्डिंग को बनाया गया, उस सिविल डिपार्टमेंट ने बनाया उस बिल्डिंग को, तो उसमें जो मटेरियल यूज किया वो क्या किया, बहुत ही थर्ड क्लास था, है ना। उसकी जो ब्रिक्स थी, उसकी जो सीमेंट है, उसकी जो रॉड्स हैं, सरिया हैं, वो सब बेकार है। अभी आर्किटेक्ट ने तो बहुत अच्छा डिज़ाइन करके बना दिया, लेकिन उसका जो मटेरियल है बिल्डिंग का वो पूरा ख़राब है। तो अभी बिल्डिंग खड़ी हुई तो बाहर से देखने में बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है ना, बहुत सुंदर है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, विंडोज़ बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर बना है। लेकिन उसका अंदर का जो मटेरियल है वो पूरा करप्टेड है ना। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, बारिश होगी और कुछ समय के बाद बिल्डिंग गिर भी सकती है ना, क्योंकि इंटरनल उसका मटेरियल ख़राब है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ लाते हैं, है ना। सोसाइटी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हाईवेज़ हैं, मॉल्स हैं, ऐसे। लेकिन जो सोसाइटी को बनाने वाले लोग हैं उनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनका जो करेक्टर है वो कैसा है। तो आप कितने भी रूल्स लेके आए, है ना, कितने भी आप पॉलिसीज़ बनाएं, कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन जिनसे समाज चलता है, जिन लोगों से समाज चल रहा है, अगर उनका करेक्टर सही नहीं होगा तो सारे पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, और भी हम देख सकते हैं। जैसे कुछ समय के पहले आया था कि अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप जाएंगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पेट्रोल नहीं मिलने वाला, है ना। तो अभी क्या किया, ये रूल है ना, इसीलिए सेफ्टी का रूल है ना। अभी लोग क्या है कि पेट्रोल पंप पे ही लोग अलग से हेलमेट रख देते हैं। लोग, व्यक्ति आता है हेलमेट नहीं पहना है, वो पहले हेलमेट लेगा, कुछ पैसे देगा, फिर पेट्रोल भरवाएगा, फिर हेलमेट वापस करेगा और चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने तो सेफ्टी से रूल बनाया, लेकिन उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो करप्टेड हैं। तो ऐसे ही हमारी आजकल की सोसाइटी का डायरेक्शन हो गया। तो यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक स्तर का ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा खुद का डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। तो ये आप सभी को हिस्ट्री पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस क्या था भारत में आने का? बिजनेस, कोलोनाइजेशन, है ना, बिजनेस करना था, है ना। और सबसे पहले उन्हें किसको चुना? कोलकाता को चुना, है ना। वो एक तरह से इकोनॉमिक कैपिटल है भारत की। तो और उन्होंने पहले भारत को स्टडी किया अच्छे से कि भारत में इतने सब लोग प्रॉस्परस क्यों हैं, इतने समृद्ध लोग क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं, इतने सेटिस्फाई लोग क्यों हैं, है ना। तो पहले भारत का सिटीज़ में, विलेजेस में वो गए, जिनको बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट, है ना। मैक्स मुलर, ऐसे बहुत सारे, थॉमस मैकॉले, ये सब इंडोलॉजिस्ट को उन्होंने स्टडी करने भारत की भेजा। और स्टडी करके उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में है। तो हमारे एक इंडियन स्कॉलर कुछ साल पहले वहाँ पर जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, का नाम मैं भूल गया, और उन्होंने एक वहाँ परमिशन लेकर उस पेपर को पढ़ा और एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है इंडिया एज दे सॉ, है ना। और उसमें बताया गया है कि इंडिया पहले कैसे था, है ना, उसके बारे में पूरा बताया गया। तो उसका एक मेन, जैसे सोने की चिड़िया था, है ना, किसी को भी कोई भी सोशल या फाइनेंशियल या फैमिली, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो जो मैक्स मुलर और थॉमस मैकॉले और इंडोलॉजिस्ट जब सब आए तो उन्होंने देखा कि भारत के लोगों का स्क्रिप्चर्स के ऊपर बहुत फेथ है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर बहुत फेथ है। और स्क्रिप्चर्स क्या है? स्क्रिप्चर्स मतलब जो गॉड हैं, सुप्रीम ट्रूथ हैं, अल्लाह हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, कृष्णा है, उनकी वो वाणी है। उन्होंने जो मैसेज दिया वो स्क्रिप्चर्स है। जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, है ना, रोड दी हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पेड़ लगवाए हैं, तो हमारे टैक्स देते हैं, है ना, टैक्स देते हैं जिससे गवर्नमेंट हमें और फैसिलिटी दे सके। उसी तरह से जो नेचर चल रही है ना, सनलाइट मिल रहा है हमको, मूनलाइट मिल रही है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ग्रेन्स मिल रहे हैं, कि कपड़े जो हम पहने हैं कॉटन है, पेड़ से आ रहे हैं। तो इस नेचर के पीछे गॉड है, कृष्ण है, अल्लाह है। तो भगवत गीता में आता है मध्यक्षेण प्रकृति सूयसेता चराचर, कि ये मेरी अध्यक्षता में नेचर काम कर रही। तो जब गवर्नमेंट को हम टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज देगी। अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दिया तो फैसिलिटी देना बंद हो जाएगा। उसी तरह से जो नेचर हमको सब प्रोवाइड कर रही है, अगर हम नेचर को थैंक्स नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो नेचर क्या है, सप्लाई बंद कर देगी। तो इंडोलॉजिस्ट ने देखा कि भारत इतना प्रॉस्परस क्यों है, भारत इतना संपन्न क्यों है, क्योंकि लोगों की स्क्रिप्चर्स में फेथ है और उसके अकॉर्डिंग उनका जीवन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इंडियंस का उनके स्क्रिप्चर्स में फेथ को तोड़ना पड़ेगा, है ना, कि ये भगवत गीता है, वेद है, ये सब क्या है, गार्बेज, ये माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी या हिंदू माइथोलॉजी, इसका हमारे जीवन में कोई भी रिलेवेंस नहीं है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये, और जो भी, जैसे एक थॉमस मैकॉले हैं, इन्होंने कहा है इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट, है ना। फिर मोरिज विंटरनिट्स हैं, व्यासदेव ए मिथिकल सीयर ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स इज नेम्ड एज ऑथर। तो व्यासदेव कौन थे? आदिवासी थे, व्यासदेव आदिवासी थे। और मैक्स मुलर ने क्या कहा? वेदास वेयर वर्स देन सैवेज, कचड़े से भी खराब हमारे वेद हैं, है ना। इंडिया मस्ट बी कंक्वर्ड अगेन बाय एजुकेशन, इट्स रिलीजन इज डूम्ड, है ना, कि हमें सबसे पहले इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम है, जहां पर शिक्षा और कैरेक्टर दोनों सिखाया जाता है, पहले उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको हमें तहस नहस करना पड़ेगा, तब हम इंडियंस के लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व जमा सकते हैं, तब हम इंडिया को हड़प सकते। और सबकी इंडिया के ऊपर नज़र थी, क्योंकि इंडिया बहुत संपन्न था, है ना। बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं वास्को डिगामा, वो भी आया यहाँ पर, है ना। फिर ब्रिटिशर्स आए, जर्मन्स भी आए यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि जब प्रकृति के अकॉर्डिंग हम जितना चलेंगे उतना हम खुश रहेंगे।
और जितना हम प्रकृति के अपोजिट चलेंगे उतना हर लेवल पर, पर्सनल, सोशल, इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो सबके दिमाग में, सबके माइंड में ये एक छाप चली गई है, इंप्रेशन चली गई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी संस्कृत में है वो खराब है और जो भी इंग्लिश में है वो अच्छा है। जो भी संस्कृत में सिखाया जाता है वो प्रिमिटिव है, जो भी इंग्लिश में सिखाया जाता है वो एडवांस है। ऐसा सबके मन में एक छाप कहीं ना कहीं चला गया। अभी इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है धीरे धीरे संस्कृत लैंग्वेज को। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे वेद हैं क्या वो प्रिमिटिव हैं? वेदों में क्या दिया हुआ है? क्या जो आजकल हम सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पढ़ते हैं, क्या हमारे वेदों में भी उसके बारे में बताया गया है? नेक्स्ट। तो ये वेदों में मुख्यतः 14 ब्रांचेस हैं, 14 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, है ना। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेद मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे पंडित जी होते हैं और उनके हाथ में कुछ रहता है, उसको लाल रंग से बांध के रखते हैं और अपनी अलमारी में रख दिया जाता। वेद में बहुत सारी नॉलेज है ना। नेक्स्ट। ओके, सबसे पहले मैथमेटिक्स। तो ये तो सबने पाइथागोरस का नाम तो सुना होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम 570 BC, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम आया था, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे इक्वेशन में इसका जरूरत पड़ता है। इवन आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी निकाली थी वो भी पाइथागोरस थ्योरम से उसका हेल्प लिया था। जैसे कि ए स्पेस है और बी टाइम है ना, और सी कांस्टेंट है ना। ए और बी स्पेस और टाइम। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारे यजुर्वेद में एक 16वां सूत्र है, उसमें बताई गई है पाइथागोरस थ्योरम। और ये बौधायन ऋषि, जो बौधायन ऋषि ने इसको प्रैक्टिकली सोसाइटी में लेके आए थे। कब लेके आए थे? पाइथागोरस से पहले लेके आए थे, है ना। तो इसमें बताएगा 16वां सूत्र 3:11, 3rd चैप्टर 11 वर्स, जिसमें बताया, इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम बताई गई, है ना। तो अभी कोई सोच सकता है कि हाँ चलो मैथमेटिक्स है हमारे वेदों में, लेकिन बहुत ग्रॉस है ना, बहुत सटल, जैसे डेसिमल सिस्टम है या बहुत ही सूक्ष्म कैलकुलेशन होती है, वो शायद वेदों में नहीं होगी, शायद ऊपर ऊपर से वेदों में बताया होगा। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट। ये एक जॉन ब्रिज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स बता रहे हैं, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन वेदास easily lead to the accuracy of the diagonal roughly 1/1000th of the thickness of a sesame seed। मतलब बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन भी हमारे वेदों में दी हुई है ना। जैसे कि ये वेदों के रेफरेंस हैं और क्या क्या दिया है, जैसे प्रमा, परिधि, प्रतिमा, है ना, रेडियस, हम बोलते हैं रेडियस, सरकमफेरेंस, ये ऋग्वेद में दिया हुआ है। सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, ये यजुर्वेद 7th मंडल। पावर ऑफ टेंस 0, अगर 0 नहीं होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते आप। ये 33 संहिता यजुर्वेद में दिया है। डेसिमल सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू कहाँ से आई? ये 16वां सूत्र। इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि वेदों में कितना सूक्ष्म ज्ञान है। डॉक्टर A.R. वेलिस, ये तो सबने सुना होगा, जियोमेट्री मस्ट हैव बीन सोन इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द राइटिंग ऑफ सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत कंटेन्स ए रेशनल सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैथमेटिक्स। नेक्स्ट। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है। तो ये भगवत गीता में दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वन्योस् तत्त्वदर्शी भी। ये भगवत गीता में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया है। भगवत गीता कब बताई गई है? 5000 ईयर्स, है ना। और उससे पहले भी कब?
सूर्य देव को बताया गया करीब 12 लाख साल पहले। वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया हुआ है ना। तो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी है ना। कार्ल सैगन ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर है, आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी इज द ओनली वन इन विच द टाइम स्केल्स करस्पॉन्ड टू दोज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी। ये कार्ल से खुद जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स हैं, फिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल नॉलेज है वो वेदों से आया है। नेक्स्ट, आइंस्टीन, यू हेल फ्रॉम इंडिया येट यू हैव नॉट केयर टू लर्न संस्कृत। कम along and see my library which treasures classics from Sanskrit, the Gita and other treasures on Hindu philosophy. They are the main sources of my inspiration and guidelines for purpose of scientific investigations and formulations of theories. तो ऐसे ओके। नेक्स्ट, फिर केमिस्ट्री है ना। अभी क्या है कि जो वेद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें वो नाम दिए हुए संस्कृत में। तो जब संस्कृत में वो पढ़ते हैं तो लगता है पता नहीं क्या नाम है। अभी वही चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हाँ ये नॉलेज। तो अभी हम कंपेयर करेंगे संस्कृत और इंग्लिश को। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, आपके मेटलर्जी ब्रांच होगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यज्ञवल्क स्मृति, प्रिपरेशन फॉर एलॉय, ब्रॉन्ज, ब्रास, बेल, मेटल्स है ना। ऐसा नहीं था कि पहले आयरन एज था है ना, और फिर स्टोन एज, फिर आयरन एज, फिर एग्रीकल्चर, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऑलरेडी मेटल्स, एलॉय, गोल्ड, एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, ये सब पता था। ये पिलर देख रहे हैं आप, पिलर कौन सा है? आयरन पिलर। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास में। क्या नाम है इसका? ध्रुव स्तंभ है ना। इसमें बहुत सारे कई वर्षों से है। नादिर शाह आया था दिल्ली में, उसने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अटैक किया और लूट के ले गए, और बहुत बारिश, सर्दी, गर्मी। तो ये आयरन पिलर है, कई वर्षों से है, कई थाउजेंड ऑफ ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स सॉरी, लेकिन इसमें रस्ट नहीं आई अभी तक है ना। ये आयरन पिलर खड़ा हुआ है, इसमें अभी तक रस्ट नहीं है। तो कैसे उस समय लोगों को नॉलेज था कि ये एलॉय बनाना है और इतना परफेक्ट बनाना है। आप कोणार्क, कोई आप में से गया होगा, ये जगन्नाथपुरी के पास में कोणार्क है, वहाँ टेम्पल्स में जाइए, वहाँ पर जो पिलर्स हैं, वहाँ पे जो कार्विंग की गई है, वहाँ पे जो मेटल यूज की गई है, कई वर्षों से है, बहुत कई वर्षों से। और वहाँ की मेटल में कोई रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको दोबारा कुछ हमें उसको प्रॉपरली उसको रस्ट को हटाना है, पेंट करना है, कुछ नहीं, जैसा बना था वैसी आज है। तो क्या उस समय के लोगों को नॉलेज नहीं था? हम साउथ इंडिया में जाएंगे या हम इजिप्ट में देखें, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं। जैसे वो पिरामिड्स बने हैं इजिप्ट में, अभी वो पिरामिड्स इस तरह से कोई बना नहीं सकता है। या साउथ इंडियन टेम्पल्स देखिए, तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, जो आर्किटेक्चर है, वो सिविल इंजीनियरिंग वर्क और आर्किटेक्चर और इस तरह से टेम्पल्स बनाना वो बहुत रेयर हो गया है। तो मैं टेम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि पहले लोग, ऐसा नहीं था कि टेक्नोलॉजी के पीछे थे, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, लेकिन उन सब टेक्नोलॉजी का यूज वो किस में करते थे, वही हमारा लास्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, मॉडर्न केमिस्ट्री और वैदिक केमिस्ट्री। तो वैदिक केमिस्ट्री में वर्ड है मरण, एक्सट्रैक्शन, शोधन, प्यूरिफिकेशन एंड डिस्टिलेशन, बंध, एलॉय, वही संस्कृत है और यहाँ इंग्लिश। नेक्स्ट, फिर मेडिसिन है ना। तो जो हमारी वैदिक मेडिसिन है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, और जो मॉडर्न मेडिसिन है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो वैदिक मेडिसिन है वहाँ से ली गई है ना। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट पंप करना है, O2 जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है, अलग अलग डिजीज होती हैं, हीट स्ट्रोक आता है, ऐसे
सारा सबका वर्णन कहाँ किया गया है? भेल संहिता। प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, प्लास्टिक सर्जरी का वो था। आजकल प्लास्टिक सर्जरी किस में यूज की जाती है? कॉस्मेटिक्स में, है ना। किसी का फेस एक्सीडेंट हो गया है ना, नोज प्रॉपर नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आई है फेस में, तो प्लास्टिक सर्जरी यूज करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का यूज होता था पहले। आपने सबने रामायण सुना होगा, शूर्पणखा की नाक काटी थी, है ना। तो उस समय प्लास्टिक सर्जरी होती थी, लोगों को पता था। फिर कॉटरी, जब हम देखते हैं कि हमारी जो लैब्स हैं उसमें टेस्ट ट्यूब्स हैं, बर्नर्स हैं, तो लगता है कि हाँ कोई केमिस्ट्री लैब में हम इंटर किए। तो ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, कॉटरी है, ये भी हमारे शास्त्रों में हैं। ये सुश्रुत संहिता 13, 14, 15 चैप्टर में कॉटरी के बारे में बताया गया। जेनेटिक्स बताई गई, है ना। और ऐसी कई डिजीज हैं जो मॉडर्न उसका इलाज नहीं है। जैसे एक डिजीज होती है सोरियोसिस, स्किन डिजीज है, या सिस्टिक सर्कोसिस, उसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट है। और जैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हमारी जो मॉडर्न सर्जरी में जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे कहीं अधिक हमारी सुश्रुत संहिता में बताए गए। अब इसका जो नेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट। नेक्स्ट, तो एलोपैथी सब यूज करते हैं। हेतु विपरीत कार्य विक्रिया, एलोपैथी मतलब जो डिजीज है उसको क्योर करना। होम्योपैथी व्याधि विपरीत कार्य विद्या। नेचुरोपैथी ऋतुचर्य और पंचकर्म। अल्टरनेटिव मेडिसिन रसतंत्र समुच्चय, जैसे आजकल ये एक्यूपंचर, रैकी काफ़ी फेमस है अभी, तो ये भी हमारे वेदों में बताई गई। नेक्स्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेडिसिन है तो मेडिसिन को क्या बोलते हैं? काय चिकित्सा। सर्जरी है शल्य चिकित्सा, ईएनटी शाल्यकम। पीडियाटिक्स बच्चों का, कुमार भृत्तम। साइकेट्री भूत विद्या। ओबीजी बच्चों का जन्म होता, प्रसूति विद्या। फॉरेंसिक जहाँ पर ये पोस्टमार्टम्स, है ना, फाइंड आउट करते हैं कि व्यक्ति किस कारण मरा है ना। तो हमारे शास्त्र में बताया है कि जैसे उनकी भी लैब होती थी और वो किस पर डिसेक्शन करते थे? वेजिटेबल्स हैं, है ना, ट्रीज हैं, उनके ऊपर डिसेक्शन होता था, जिससे वो सीखते थे। जियाट्रिक्स, है ना, वाजीकरणम। जैसे हम देखते हैं कि अभी धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है और हेल्थ के लिए, जैसे च्यवनप्राश यूज करते हैं। तो च्यवनप्राश एक्चुअली बताया है स्क्रिप्चर्स में कि जो ओल्ड सेल होती हैं उनको न्यू करने के लिए, न्यू को न्यू बनाने के लिए नहीं है। इसीलिए च्यवनप्राश ऐसी एज में लेना चाहिए जहाँ पर धीरे धीरे ओल्ड एज नज़दीक आ रही है, तो ओल्ड को वो न्यू करता है, जो ऑलरेडी न्यू है उसको बनाने के लिए अलग टॉनिक होता है। तो क्योंकि प्रॉपर वो नॉलेज नहीं है, इसीलिए कोई किसी भी तरह से ट्रीटमेंट लेना चालू कर देते। ओके, नेक्स्ट, तो ये मॉडर्न मेडिसिन और वैदिक मेडिसिन में कंपैरिजन है। एक मॉडर्न मेडिसिन क्या है? डिजीज को ट्रीट करती है, और वैदिक मेडिसिन क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। इसके साइड इफेक्ट्स हैं मॉडर्न मेडिसिन के, और वैदिक मेडिसिन के साइड बेनिफिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के बारे में, इंडियन फिलॉसफी तो बहुत रिच है ना, और जितने भी अलग अलग फिलोसोफर्स, सोक्रेटिस और प्लेटो और ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स आए हैं भारत में और वेदों को पढ़ के गए हैं। एपिस्टोमोलॉजी न्याय, ऑन्टोलॉजी सांख्य, लॉजिक तर्क, एस्थेटिक्स रसशास्त्र। यस, नेक्स्ट, साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? सिगमंड फ्रॉइड को ही बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, है ना। तो ये जो साइकोलॉजी है वो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में दी है। आजकल मानसिक, अभी कौन सा नेशनल मेंटल हेल्थ डे आने वाला है शायद, तो एक हॉस्पिटल में हमको बुलाया है कि आजकल सर बहुत सारे मेंटल पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा है ना। आए दिन सुसाइड हो रहा है ना, वायलेंस बहुत बढ़ गया है, और छोटी छोटी बात पर कुछ समय पहले एक वीडियो आया था कि एक बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसकी माँ ने उससे फ़ोन छुड़ा लिया, फ़ोन ले लिया, तो उसने पूरे घर को तोड़ दिया, उसके टीवी और वॉशिंग मशीन और उसके कांच सब कुछ तोड़ दिया। 15 साल का बच्चा, सोचिए कैसे कैसे लोग कैसे डेवलप हो रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, वो इंस्टाग्राम पे कुछ चैट कर रही थी, उसकी माँ ने देख लिया
कि इंस्टाग्राम पे क्या चैट करिए, अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया। सोचो, छोटी सी बच्ची। तो ऐसे केस आए दिन हो रहे हैं। तो मतलब मेंटली लोग क्या सिक हैं, मेंटली परेशान हैं। फिजिकली तो चलो स्ट्रांग है, कुछ टॉनिक्स ले लिए, कुछ खा लिया, लेकिन मेंटली वीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में तैत्तरीय उपनिषद में बताया। यस, नेक्स्ट। फिर डिक्शनरी एंड लैंग्वेज। जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत किससे आया? संस्कृत मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब कल्चर, है ना। सबसे जो रिच कल्चर है वो संस्कृत लैंग्वेज से आया, सबसे रिच कल्चर। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को बोलना तब भी यू बोलना होता है, कोई जूनियर है उसको भी यू बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में भवान, है ना, त्वाम, अलग अलग वर्ड हैं। तो उस वर्ड के पीछे क्या होती है? एक स्पिरिट होती है। एक होती है लैंग्वेज और एक होती है लैंग्वेज के पीछे स्पिरिट, है ना। तो जो संस्कृत भाषा है, तो जब संस्कृत भाषा बोली जाती है तो उसके पीछे एक स्पिरिट है ना। कहीं आदर की स्पिरिट है, कहीं पर नॉर्मल कन्वर्सेशन है, कहीं गुस्सा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? एक बहुत ही थोड़ा सा मोनोटोनस जैसा है। तो ये जो डिक्शनरी और लैंग्वेज है वो भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है ना। जो अभी तो डिक्शनरी पहले देखते थे, अभी तो वो ज़माना चला गया, अभी तो एनसाइक्लोपीडिया हाथ में ही है और उससे हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो डिक्शनरी है इसका नाम है निघंटू। और ये जो मैं अलग अलग रेफरेंस दे रहा हूँ, ये एक जगह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, वहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स इसमें अवेलेबल हैं। और कई बुक्स को तो अभी हम हिस्ट्री देखेंगे क्या हुआ है। नेक्स्ट। तो ये जो अलंकार, ऑर्नामेंट, लैंग्वेज को सजाना, उसको क्या बोलते हैं? रिटोरिक्स। धातु कोश, वर्ड्स ओरिजिन एंड लेक्सिकॉन, सिंटेक्स, डिक्शन, कारक। यस, नेक्स्ट। अभी कंप्यूटर्स, हम देखें कंप्यूटर्स तो कहाँ वेदों में दिए होंगे, लेकिन कंप्यूटर का जो बेसिस है वो वेदों से लिया गया है। ये एक आपको पता होगा ये कौन है? चॉम्स्की, है ना। इन्होंने बताया है विकिपीडिया में, ही हैज ऑलवेज एक्नॉलेज हिज डेप्थ टू पाणिनि फॉर हिज मॉडर्न नोशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट जनरेटिव ग्रामर। तो कंप्यूटर्स का जो बेसिस है वो पाणिनि व्याकरण से लिया है, पाणिनि व्याकरण से हुआ है। आप में कई आईटी ब्रांच है तो आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन रूल, सब्सटीट्यूशन, स्टार्ट सिंबल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ये सब परिभाष सूत्र, लोप, ये सब हमारे पाणिनि व्याकरण में है। नेक्स्ट। वॉइस रिकॉग्निशन, शिक्षा, है ना। नेक्स्ट। आर्किटेक्चर, है ना। जो वैदिक आर्किटेक्चर है उसमें क्या देखा जाता है कि प्रॉपर सनलाइट है कि नहीं, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ऑस्पिशियसनेस, शुभ है कि नहीं है ना। अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, इस क्वाड्रेंट का ये इंपॉर्टेंस है, इस क्वाड्रेंट का ये इंपॉर्टेंस है ना। तो जो भी लैंग्वेज यूज किया, जो भी नॉलेज यूज किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना, ऐसा कहीं बाई चांस नहीं है। नेक्स्ट। पॉलिटिक्स एंड एमबीए। तो आज पॉलिटिक्स क्या है? लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, लेकिन रियल पॉलिटिक्स क्या है? अपने माइंड को कंट्रोल करना। आपने लोगों को तो कंट्रोल कर लिया, खुद का माइंड पूरा वाइल्ड है तो क्या होगा? खुद का नुकसान करेगा और दूसरों का नुकसान करेगा। लेकिन रियल पॉलिटिक्स क्या है? चाणक्य नीति, है ना। चाणक्य सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पूरा जिताया था, है ना। तो पावर ओवर माइंड, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों को तो आप किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा एनिमी तो माइंड है ना। यस, नेक्स्ट। लॉ, तो ये कानून अंधा होता है तो ये मनुस्मृति, मनु संहिता, पराशर स्मृति, उसमें सारे लॉज बताए गए हैं अलग अलग। आजकल हम देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1949-50, है ना। और कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मनु संहिता को जलाया गया था, आपने न्यूज़ सुना होगा, है ना। क्योंकि मनु संहिता में क्या है? कास्टिज्म है,
मनु संहिता में क्या होता है कि एक को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, दूसरे वर्ग को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कास्ट सिस्टम जो है ओरिजिनल, वो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग है, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है ना। वो उसका एक परवर्टेड फॉर्म बना दिया है कि ये इस कास्ट में है, इस यहाँ पे जन्म लिया है तो ये कास्ट है, यहाँ जन्म लिया है तो ये कास्ट है। ओरिजिनल हमारे स्क्रिप्चर्स में बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो नेचर और वर्क के अकॉर्डिंग है ना। तो उसका मिसयूज की वजह से लोग क्या करते हैं, इसको हम जला देते हैं। नेक्स्ट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉस, आचार, इथिक्स, व्यवहार, पनिशमेंट, प्रायश्चित। अब ये एरोप्लेन सबसे पहले किसने बनाया? राइट ब्रदर्स। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी वैमानिक शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग एरोप्लेन्स बनते थे, उनका फ्यूल क्या होता था, ये हमारे ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में बताया है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में ये बुक है, आप पता नहीं ऑनलाइन अवेलेबल होगी कि नहीं, साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स, है ना। तो इसमें ये डायग्राम बताए गए, शकुन विमान, त्रिपुरा विमान, और इसमें फ्यूल कौन सा यूज करते थे? मर्क्यूरी, सल्फर है, मर्क्यूरी है, उसको वो यूज किया जाता था। तो अभी मर्क्यूरी का एज ए फ्यूल यूज करना वो तो पता भी नहीं है, ये डायग्राम्स बताए गए हैं। और वहाँ पे रिसर्च चल रही है कि कैसे हम जो अभी तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, ऐसे विमान थे जिसमें वेल कंट्रोल्ड, है ना। फिर एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर में क्लाउड्स कैसे होते हैं, रेन कब आएगी, बीट का जो सीड्स हैं उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, किस सीजन में क्या लेना है, प्रॉपर उसकी स्टडी था एग्रीकल्चर का। सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, जैसे पहले बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनती थी, राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसमें बड़ी यज्ञशालाएं बनी थी, तो उस यज्ञशाला को बनाने के लिए जियोमेट्री का नॉलेज होता था। ऐसा नहीं कि उस समय कुछ नहीं, बस उठाया और रख दिया और बस यज्ञ चालू हो गया। उसमें प्रॉपर कितना उसका डायमेंशंस होंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल नॉलेज, सब कुछ उनको पता था। लेकिन सारी नॉलेज को यूज किस में करते थे, वही हमारा अभी टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट, अभी इतनी सारी नॉलेज हो गई, कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए लोगों को, है ना, नॉलेज गेन करके थोड़ा सा। तो एंटरटेनमेंट के लिए नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और इसमें स्टेज, है ना, एक्टर्स, प्ले, ड्रामा, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सबके बारे में नॉलेज था, है ना। यस, फिर ये नोट्स, हाँ नेक्स्ट, ऐसे नोट्स एंड पिच, सुर, है ना, आरपी जो आरोह अवरोह, स्केल, राग, टेम्पो, लय, बीट, ताल, तो ये सारी ब्रांचेस। नेक्स्ट, वास्तु शास्त्र, विमान शास्त्र, एरोनॉटिक्स, गंधर्व शास्त्र, म्यूजिक एंड ड्रामा, शिल्पी शास्त्र, स्कल्पचरिंग, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, पाणिनि, ग्रामर, लिंग्विस्टिक, धनुर्वेद, मिलिट्री साइंस, ये सब कुछ हमारे वेदों में अवेलेबल था। लेकिन क्या हुआ, जर्मन्स यहाँ पर आए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, देखिए कैसे हमारी नॉलेज हमसे छीन के ले गए, है ना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, अभी इसको, ये स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है कि इतना नॉलेज तो थी हमारे पास, लेकिन कहाँ चली गई वो, अब क्या हो गया उनका, है ना। तो ये 6th BC टू 4th BC टू 6th AD ग्रीक इजिप्टिशियंस भारत में आते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए। आपने पता होगा नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको आग लगाई गई थी, और बुक्स कितने दिन जली थी? 30 दिन। 30 दिन लाइब्रेरी में आग लगी, सोचो कितनी सारी बुक्स होंगी। तो ये तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी, आज भी है। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में, और तक्षशिला पाकिस्तान, है ना। तो ग्रीक्स आते हैं 4th BC टू 6th AD और वेदों को यहाँ से लेके जाते हैं, है ना, और उनको अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। फिर पर्शियंस आते हैं और अरब्स आते हैं इंडिया
600 BC टू 11th AD वो हमारे स्क्रिप्चर्स को लेके जाते हैं, ठीक है। तो सारे पहले क्या हुआ, ग्रीक्स आए इंडिया से नॉलेज लेके गए, फिर अरेबियंस आए, पर्सियंस आए, वो हमारे स्क्रिप्चर्स को लेके गए, और फिर यूरोपियंस आते हैं अरेबियन कंट्रीज में और वहाँ से वो सारे चुरा के ले जाते हैं। यूरोपियंस स्टोल फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज 1492 टू 1791। तो पहले स्क्रिप्चर्स संस्कृत से किस में ट्रांसलेट हुए, अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए, फिर अरेबियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए। तो भारत से कहाँ गया, अरेबियन कंट्रीज में गया और अरेबियन कंट्रीज से यूरोप में पहुँच गया, और फिर वहाँ पर फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वो सब है। लेकिन सब उन्होंने पढ़ा कहाँ से, वो सब हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से लिया है, उसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, है ना। तो एक बार इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, और वहाँ एक इंटरव्यू लेने वाली कोई लेडी थी, वो बहुत ही एरोगेंट तरीके से पूछती है कि स्वामी जी आप लंदन किस लिए आए हैं, क्या करने आए यहाँ पर, है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ गए थे और भारत को पूरा हड़प के लेके आ गए थे, कोहिनूर वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो सोच रहे थे इंडियंस जो हैं बहुत ही प्रिमिटिव हैं, उनका यहाँ क्या काम है लंदन में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप सब कुछ हमारे कंट्री से लेके चले गए, सब कुछ चुरा के ले गए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट हीरा है, उसको आप छोड़ के चले गए, उसको मैं यहाँ आपकी कंट्री में देने आया हूँ। वो क्या है, भगवत गीता। तो वो बोलते हैं कि हाँ, फिर वो समझते हैं। तो अभी सारी नॉलेज इंडिया से अरेबियन कंट्रीज गई और अरेबियन कंट्रीज से यूरोप गया, लेकिन एक चीज़ वो छोड़ के चले गए, जैसे कि यहाँ बताया है नेक्स्ट। ये फ्रांसिस वॉल्टेयर एक फिलोसोफर हैं जिन्होंने कहा है, एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंजिस। सारा नॉलेज कहाँ से आया है, गंगा नदी के किनारे से आया, क्योंकि वहीं पर सारे गुरुकुल थे, वहीं पर सब ये जो ऋषि मुनि थे, ये ऋषि मुनि केवल ऐसा नहीं कि बैठ के जप करते थे, ये फिलोसोफर्स थे, ये साइंटिस्ट थे, ये एस्ट्रोनॉमर्स थे, ये फिजिसिस्ट थे, इनके पास सारी नॉलेज थी। लेकिन सारी नॉलेज का कहाँ यूज करते थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने में। सारी नॉलेज का यूज किस में करते थे, सुप्रीम को, कृष्ण को, अल्लाह को, उनको सर्व करने के लिए। इसीलिए नॉलेज भी थी और करेक्टर भी था। अभी नॉलेज को साइड में कर दिया और जो वैदिक नॉलेज है और करेक्टर उसको साइड में कर दिया। इसीलिए क्या हो रहा है कि एक तरफ तो हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ रहा है, समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पीयर प्रेशर है बहुत, इसीलिए लोग बहुत सारे अलग अलग बैड हैबिट्स में चले जाते हैं, है ना। तो सब कुछ ले गए वो, है ना, सब सारी चीज चुरा के यहाँ से ले गए, लेकिन एक छोड़ के चले गए। वो क्या छोड़ के चले गए, वो हमारे लिए छोड़ के चले गए। किसे, भगवत गीता। और कोई आंसर, एक चीज नेक्स्ट, भगवान को छोड़ के चले गए हमारे पास। इसीलिए क्या है, सारी नॉलेज है माइनस गॉड, केमिस्ट्री माइनस गॉड उनके पास चला गया, फिजिक्स माइनस गॉड उनके पास चला गया, सब कुछ। तो जितने भी नॉलेज का यूज एज ए सर्विस टू गॉड किया जाता था, उन सब नॉलेज को गॉड से हटा दिया। इसीलिए क्या हो गया, अभी सबकी सोसाइटी कैसे हो गई, सेल्फ सेंटर्ड हो गई। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बताते हैं कि एक तालाब है, तालाब में एक पत्थर को गिराया जाएगा तो उसमें बहुत सारी वेव्स बनेंगी, बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। तो बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, लेकिन एक सर्कल दूसरे सर्कल को ओवरलैप नहीं करेगा, है ना, उससे टकराएगा नहीं। लेकिन अगर उसी तालाब में बहुत सारे अलग अलग हमने पत्थर डाल दिए हैं और उसकी बहुत सारी अलग अलग वेव्स बन रही हैं, तो क्या होगा, सारे सर्कल एक दूसरे को टकराएंगे। तो क्या हो गया है, सोसाइटी में एक मेरा तरीका है, एक उसका तरीका, इसका तरीका, सबके अपने अपने गोल्स हैं, है ना, सबके अपने अपने एम्स। तो कॉमन कोई प्लेटफॉर्म है वो नहीं है। वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या हो गया, वो गॉड को हमारे मन से, हमारे सोसाइटी से, हमारी साइकी से पूरा हटा दिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, वो प्रॉब्लम्स आ रही है, पर्सनल लेवल पर होती है ना, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के बीच में होता है ना, एक देश का दूसरे देश से होता है, एक कास्ट का दूसरे कास्ट से होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने
जो नॉलेज है, नॉलेज में से गॉड को हटा दिया। इसीलिए जो करेक्टर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। पहले लोग बोलते थे भाई डरा करो कुछ, है ना, कुछ करने से पहले सोचा करो, लेकिन अभी क्या है, जस्ट डू इट, डोंट थिंक, है ना, जस्ट डू इट। क्या है, गॉड तो कोई है नहीं। तो इसीलिए इस सेमिनार का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है कि हम सोचना चालू करें, है ना। यस, हमको हमें अपना एजुकेशन लेना है, हमारा कैरियर अच्छा करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अगर साथ साथ में भगवत गीता की शिक्षाएं नहीं होगी, अगर साथ में हम अपनी लाइफ माइनस गॉड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि अभी सबके, उसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर उठाएं किसी दिन का और देख लें वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमारी कॉलेज का कभी न्यूज़ आ जाए उसमें, ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्यों है, क्योंकि हमने अपने हर फील्ड में से गॉड को माइनस कर दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई चैलेंज है, या कोई उससे सहमत नहीं है मेरी बात से, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।